हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज के इस वीडियो में हम संविधान के अनुच्छेद टॉपिक से रिलेटेड 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चंस ज़रूर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, इंडियन पॉलिटी हो या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों में आपको ये टॉपिक मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चन के आंसर हम डिटेल में समझेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल है उस पर ऑल प्रेस ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ठीक है, जब पारित किया गया था हमारा भारतीय संविधान तब 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। ठीक है, लेकिन अगर अभी वर्तमान समय में पूछा जाए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग। ठीक है, कितने भाग हैं? 22 भाग है। बदलाव कहाँ हुआ है? सिर्फ इस अनुसूची में। ठीक है, पहले 8 अनुसूचियाँ थी, अब 12 अनुसूचियाँ हैं। अब देखिए, आपने बहुत बार सुना है कि संविधान में संशोधन होता है, बहुत सारे अनुच्छेद जोड़े गए हैं, किसी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, भाग भी जोड़े गए हैं। तो देखिए चेंजेस कहाँ पर आते हैं, इन डिजिट्स को नहीं बदला जाता है। 395 अनुच्छेद थे, आज भी हैं। ठीक है, बस ये अनुसूचियों में बदला हुआ है। पहले 8 थी, अब 12 हो गई है। भाग 22 पहले भी थे, आज भी है। ठीक है, इन्हें 1 2 3 इस तरह से काउंट नहीं किया जाता है। देखिए बदलाव कहाँ होता है, जैसे भी संशोधन आता है ना किसी भी तरह का, तो मान लीजिए 300 अनुच्छेद है तो उसमें 300 का क जोड़ दिया जाएगा, ख जोड़ दिया जाएगा, ऐसे जोड़ा जाएगा। ठीक है, देखा जाए तो भारतीय संविधान की पुस्तक उठा के 395 जो अनुच्छेद है वो निरस्त हो चुका है, समाप्त हो गया है, लेकिन अभी भी वो पुस्तक में लिखा हुआ है। तो 395 अनुच्छेद भी अभी भी मतलब सिर्फ लिखा हुआ है कि हाँ ये अनुच्छेद है। ठीक है, उसको हटाया नहीं गया है, उस डिजिट को नहीं हटाया गया है। तो इस तरह से आप देखें तो कभी भी आप कंफ्यूज मत होना। आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर 470 अनुच्छेद देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन वो कंफ्यूज क्रिएट करता है। अनुच्छेद 395 आज भी है, 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग है। ठीक है, 25 भाग नहीं है। आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें क घ घ करके अलग से ऐड किया गया है, जिसे हम ऐसे नहीं काउंट करते हैं, उसे 22 भाग ही कहेंगे। ठीक है, आपको जो डाउट था वो शायद क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आपको बहुत जगह इसके अलग डिजिट देखने के लिए मिलेगी, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? आज में अनुच्छेद 395 है। बस इसमें क घ घ सब जोड़ दिया जाए तब जाकर 470 से ज़्यादा डिजिट बन जाती है, लेकिन अनुच्छेद कितने हैं? 395 ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग है। 25 पर टिक नहीं करिएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 भाग। ठीक है, आप भारतीय संविधान की पुस्तक उठा के देखें, 22 भाग ही आज भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐड कहाँ किया गया है? 4 का जो क है उसको जोड़ा गया है, 9 का क जोड़ा गया है, ख जोड़ा गया है। ठीक है, 14 का क जोड़ा गया है। ठीक है, इनको जोड़ा गया है तो इससे इसकी डिजिट नहीं बदलेगी। 22 भाग तब भी थे, अभी भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो देखिए अनुच्छेद पहले में लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, जितने भी राज्य हैं उनको मिलाकर जो संघ बना है वो हमारा भारत देश कहला है। ठीक है, उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं और बड़े बड़े राज्य भी आते हैं। 2 तरह के राज्य होते हैं, केंद्र शासित और जो नॉर्मल राज्य है, जो क्षेत्रफल में काफ़ी बड़े बड़े हैं। दोनों राज्यों को मिलाकर राज्यों का संघ कहा जाता है और उसको एक नाम दिया है, वो है भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? वही पूछा है आपसे, तो क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत को क्या कहते हैं? राज्यों का संघ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद से लेकर कहाँ तक है? तो 5 से लेकर 11। ठीक है, आप 5 अनुच्छेद 6 7 8 इन सबको डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं अलग से प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ भारतीय संविधान की, वहाँ पर डिटेल में A to Z आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आज हम सिर्फ अनुच्छेदों को कवर करेंगे। अनुच्छेद को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए आपको हर वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, और मैं 80 से भी ज़्यादा वीडियो बना चुकी हूँ। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, भारतीय संविधान बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरह से कंसेप्ट वाइज सारी चीज़ें क्लियर करवा के एमसीक्यूज भी कवर करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में लिखा है और ये भाग तीसरे में आता है। भाग तीसरे में आता है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्राप्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 16। ठीक है, अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? उन्मूलन करना मतलब कि समाप्त करना। ठीक है, अस्पृश्यता का। ठीक है, इसका मतलब कि छुआछूत वाला जो पहले चलता था उसको पूरी तरह से कौन सा अनुच्छेद समाप्त करता है, और अगर ऐसा कोई करता है, इस तरह से कोई आचरण बिहेव करता है किसी के साथ, तो उसको दंडित किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ निषेध है, मतलब आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते कि तू ऊँची जाति का, मैं नीची जाति का, या फिर ऐसा वैसा कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 ऐसा कहता है, आप छुआछूत जैसा बिहेवियर किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 57। ठीक है, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार की गारंटी दी गई है? कोई भी भाषण दे सकता है। ठीक है, कोई भी अपने अभिव्यक्ति कर सकता है, मतलब उसकी फीलिंग को शेयर कर सकता है, इसकी स्वतंत्रता का अधिकार है, ऐसा अनुच्छेद 19 कहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 19 का फर्स्ट। ठीक है, अनुच्छेद 19 का फर्स्ट जो है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ठीक है, मौलिक अधिकार में एक अनुच्छेद ऐसा भी है जो बच्चों के शोषण के लिए उसमें लिखा गया है कि आप बच्चों का शोषण नहीं कर सकते। ठीक है, अनुच्छेद 24 में इसका मतलब है आप छोटे बच्चे से काम नहीं करवा सकते, उनकी तस्करी नहीं कर सकते, उन्हें गलत कार्य के लिए आप धकेल नहीं सकते, बाल श्रम नहीं करवा सकते। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था करके रखी है? अनुच्छेद 29 में। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए है, ये इनके हितों के लिए है। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, और ऐसा करते हुए वो 5 तरह के रिट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन कौन से 5 रिट है वो भी मैं डिटेल में समझा चुकी हूँ, आपको न्यायपालिका वाला टॉपिक मिल जाएगा भारतीय संविधान की प्लेलिस्ट में। ठीक है, देखिए हर चीज़ को डिटेल में समझना होगा, तब जाकर आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जो मेरा पूरा भारतीय संविधान का सब देख चुके हैं पूरी वीडियो, उसके बाद अगर ये आप टॉपिक कवर करेंगे तो आपको ये चीज़ें आराम से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आता है। ठीक है, और कौन सा अनुच्छेद से कौन से? ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 39 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 39 में इसके अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इसमें वर्णित है। ठीक है, मतलब कि ये राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि अपने राज्य के कल्याण के लिए कुछ करे। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए। कौन सा अनुच्छेद ये परमिशन देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है कि आपको ग्राम पंचायत का गठन करना है। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी वाला 51 का ए। ठीक है, 51 का ए। देखिए मैंने बोला था ना, ए बी सी या क घ घ कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें संविधान संशोधन करके जोड़ी गई हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अनुच्छेद 395 से 396, 397 इस तरह से आप बोलेंगे, नहीं। अनुच्छेद पहले भी 395 थे, आज भी है, क्योंकि जोड़ा कैसे गया है। देखिए 51 पहले से अनुच्छेद था, 51 का ए जोड़ दिया, 51 का बी सी, इस तरह से मतलब उप अनुच्छेद जोड़े गए हैं। ठीक है, उनकी संख्या नहीं बदली है। 395 अनुच्छेद तब भी थे, आज भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा हुई है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 का ए। ठीक है, इसमें मौलिक कर्तव्यों की चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ऐसा अनुच्छेद 53 कहता है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए ये राष्ट्रपति जो होता है ना, एक्चुअली ये कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं मैं बता चुके हैं। इसमें राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ठीक है, ये सारे लोग आते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं ना, इसके पास बहुत सारी पावर है, और जो इसकी पावर है ना, वो इसकी कार्यपालिका की मतलब इसका कार्य करने में ही निहित है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है जो कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, तो कार्यपालिका में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अनुच्छेद 61 कहता है, 61 क्या कहता है, जो हमारे राष्ट्रपति है अगर इसको पद से हटाना है तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, और कब लगता है? सिर्फ एक कंडीशन पे, सिर्फ एक गलती होगी राष्ट्रपति से, वो भी ये गलती कि वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं राष्ट्रपति जी तो इस पर महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 के तहत, और इसको पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है? ठीक है, उपराष्ट्रपति होना चाहिए, ऐसे कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 63। ठीक है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति कौन होता है? ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका मतलब समझिएगा, मंत्रीगण, ठीक है, ये मोदी मंत्रिमंडल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरी तरह से सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मतलब अगर एक मंत्री गण के खिलाफ भी अगर ऐसा कोई नोटिस आ जाता है कि भैया इसको पद से हटा दो, ये सही कार्य नहीं कर रहा है या फिर कुछ भ्रष्टाचार कर रहा है, तो ऐसे में पूरा जो मंत्रिमंडल है उसको पता है अपने पद से हटना पड़ता है, अगर किसी एक पर भी आँच आ जाती है इस तरह की। तो ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरी तरह से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। लोकसभा क्या है? लोगों की, जनता का प्रिय सभा है। ठीक है, जनता द्वारा सीधे चुन के भेजा है ना यहाँ पर जनता ने लोगों को लोकसभा में, इसलिए इसके प्रति इसको उत्तरदायी होना पड़ता है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 75। ठीक है, अनुच्छेद 75 में ऐसा लिखा गया है कि मंत्रीगण जो है ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा का। लोकसभा का क्यों है, राज्यसभा का क्यों नहीं है? क्योंकि राज्यसभा में जो मेंबर्स आए हैं एक्चुअली में ये सीधे चुनकर नहीं आते हैं, लोकसभा में चुनकर आते हैं सीधे से। ठीक है, इसलिए ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा का। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 75। ठीक है, इसमें मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित किए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए क्या नियम है इनके लिए। मंत्रिपरिषद का वो मेंबर अगर बनना चाहता है तो उसको संसद के दोनों सदनों में से मेंबर होना पड़ता है, किसी का भी, चाहे वो राज्यसभा का हो जाए या लोकसभा का मेंबर हो जाए। लेकिन अगर 6 महीने तक वो ना ही लोकसभा ज्वाइन कर रहा है ना ही राज्यसभा ज्वाइन कर रहा है तो उसको मंत्रिपरिषद के पद से हटना पड़ेगा। ठीक है, वो चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? महान्यायवादी मतलब क्या है? महान्यायवादी कौन होता है? ये हमारी भारत सरकार का वकील है। ठीक है, सिंपल भाषा में बोले तो कौन है? ये वकील है भारत सरकार का। अनुच्छेद 76 है ना, अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का जो न्यायवादी है उसके नियुक्ति के बारे में लिखा हुआ है इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 76 में। वैसे नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। यस, एक्चुअली इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, ये विधि अधिकारी हैं। ठीक है, हमारे केंद्र सरकार, हमारी भारत सरकार के विधि अधिकारी है। याद रहे, केंद्र सरकार में महान्यायवादी होते हैं, राज्य सरकार में महाधिवक्ता होते हैं। ठीक है, महाधिवक्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के
दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। ठीक है, अनुच्छेद 85। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है? देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, संसद के दो सदन, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, इनके बीच में 6 माह का डिफरेंस होना चाहिए। कैसा डिफरेंस? इनके सत्र का डिफरेंस। ठीक है, मतलब बैठक जो होती है ना, कम से कम 6 माह का डिफरेंस होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? देखिए, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को कभी भंग नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 परमिशन देता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108 है ना। कब होती है संयुक्त बैठक? मतलब क्या? देखिए, लोकसभा की बैठक अलग चलती है, राज्यसभा की बैठक अलग चलती है। करते क्या है लोकसभा राज्यसभा? एक छोटा सा बिल आता है। पता है हमारे भारत देश में कानून कैसे बनता है? बहुत सारे कानून देखे होंगे ना आपने, सुने होंगे, जैसे 3 तलाक वाला कानून आया। ठीक है, तो ये कानून कैसे आया? तो पहले लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं ये पेश होता है बिल, बहुत सारे वहाँ पर बातें होती हैं, है ना, बहुत सारी तरह तरह की बातें होती है, चर्चाएँ होती है, भैया लड़ाई भी हो जाती है वहाँ पर। उसके बाद उसको पारित किया जाता है। ठीक है, बहुमत डलते हैं और वहाँ पारित होते हैं। साधारण तरीके से भी होता है और विशेष तरीके से भी पारित किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी छोटे से बिल को कानून बनाने का तरीका है। पारित करते हैं, पारित करने के बाद हमारे राष्ट्रपति जी उस पर मुहर लगाते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जो बिल होता है ना, वो लोकसभा से पारित हो गया लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो रहा है, या फिर राज्यसभा से पारित हो गया लोकसभा से पारित नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या, जो हमारे राष्ट्रपति जी है ना, वो संयुक्त बैठक करवा देते हैं कि भैया लोकसभा को भी बिठा दो, यहाँ राज्यसभा को भी बिठा दो, और सब बिल पर चर्चा करो कि भैया दिक्कत क्या है, दोनों पारित कर दो इसको। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है देश के हित के लिए। तो संयुक्त बैठक समझ गए आप क्यों बिठाना पड़ता है? क्योंकि बिल या तो लोकसभा से पारित हो गया या तो राज्यसभा से, और कहीं एक जगह जाके अटक रहा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 108 परमिशन देता है ना, संयुक्त बैठक करवाते ही हमारे राष्ट्रपति जी हैं, ताकि जो बिल है पास नहीं हो पा रहा है, कानून का रूप नहीं ले पा रहा है, लेकिन उसको होना ज़रूरी है क्योंकि देश का उसमें हित है भैया। तो ऐसे में ना संयुक्त बैठक करवाई जाती है और फिर वहाँ पर चर्चा होती है। नेक्स्ट, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अनुच्छेद 108। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? देखिए, धन विधेयक थोड़ा सा अलग आता है, बहुत सारे विधेयक आते हैं, बहुत सारे विधेयक आते हैं लोकसभा राज्यसभा में, तो धन विधेयक ना थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसको वैसे मैं डिटेल में समझा चुकी हूँ, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी 110। ठीक है, 110 में धन विधेयक की परिभाषा दे के रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भारत से संचित कोष से संबंधित है? ठीक है, संचित कोष से संबंधित कौन सा है? तो देखिए, ये सारे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 112 का 29 और 146 का 3 और 148 का 6। ठीक है, ये सारे भारत के संचित कोष से संबंधित है। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अध्यादेश मतलब एक छोटा सा कानून, एक छोटा सा रूल रेगुलेशन जो हमारे राष्ट्रपति जी खुद से पारित कर सकते हैं। ऐसे समय में जब लोकसभा या राज्यसभा दोनों का सत्र नहीं चल रहा हो, दोनों अभी छुट्टी पे चल रहे हैं, तो ऐसे में राष्ट्रपति जी को लगता है कि यार अभी तत्काल मुझे कोई कानून लागू करना पड़ेगा या फिर किसी तरह का कोई रूल अभी देश पे लागू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस करना ज़रूरी है, देश की ऐसी सिचुएशन बनी है। तो राष्ट्रपति जब सेल्फ कोई डिसीजन लेते हैं तो उसको अध्यादेश कहते हैं। ठीक है, पूरे देश में अगर कोई छोटा सा कानून लागू करना चाहता है या फिर कुछ कहना चाहते हो तो क्या अध्यादेश के नाम से जाना जाता है ना, क्योंकि क्या है, हमारे राष्ट्रपति जो भी हर काम करते हैं या तो मंत्रिपरिषद की सलाह या फिर संसद के दोनों लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित की हुई चीज़ों के ऊपर ही कार्य करते हैं। लेकिन अगर खुद से कुछ करना चाहते हैं तो उसको अध्यादेश कहते हैं, और अध्यादेश वो तभी जारी कर सकते हैं जब सत्र नहीं चलता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 परमिशन देता है राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी करने की। नेक्स्ट, संविधान के इस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय पर भी यहाँ पर महाभियोग चलता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर पता है कब चलता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भी महाभियोग तब चलता है जब ये इसका जो आचरण है वो अच्छा ना हो, ये अपना कार्य सही से नहीं कर रहे हैं या फिर इनका दिवालिया निकल गया हो, मतलब कि मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो। तो ऐसे सिचुएशन में ना सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इसको पद से हटाना पड़ता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 124 है वो परमिशन देता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना उसको महाभियोग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस सेम वैसी है जैसे राष्ट्रपति जी को पद से हटाने की प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? ठीक है, देखिए हमारे राष्ट्रपति जो है ना वो सर्वोच्च न्यायालय से भी किसी टॉपिक के ऊपर परामर्श ले सकते हैं अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा जो संविधान का अनुच्छेद है वो परमिशन देता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 143। ठीक है, अनुच्छेद 143 परमिशन देता है हमारे राष्ट्रपति जी को कि वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले। ठीक है, अगर वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 137। ठीक है, क्या कहा है इसमें कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन मतलब कि उस पर वापस एक और बार टिप्पणी कर सकता है, वापस उसको रीचेक कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कोई डिसीजन ले लिया, कुछ भी कह दिया, तो उसके ऊपर वापस एक और बार विचार करके उस चीज़ को वापस ले भी सकता है और वापस उसको लागू भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबदवार होगी? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 141। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब समझिए। ठीक है, संविधान के कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है 141। ये क्या कहता है कि उच्चतम जो न्यायालय, देखिए उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सबका मीनिंग एक ही है। यहाँ पर आपके सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या फिर या आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, ये क्या करता है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय की एक बात है ना, बहुत खास बात यहाँ पर है। देखिए ये एक्चुअली किसी के अंडर कार्य नहीं करती है, ना भारत सरकार के लिए कार्य करती है, ना राज्य सरकार के लिए कार्य करती है। ये ना इसके मन में आता है ना तो किसी को भी फटकार लगा देती है। ये केंद्र सरकार को भी फटकार लगा देती है, ये जो उच्चतम न्यायालय है, या फिर ये किसी भी हाई कोर्ट को भी फटकार लगा देती है। ठीक है, आपने सुना होगा ना न्यूज़ में कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दी है हाई कोर्ट को, है ना, किसी को फटकार दिया, ऐसा वैसा है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए सबसे ऊंचे में आता है उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद आता है अपना उच्च न्यायालय जो होता है हाई कोर्ट, जो राज्यों के लिए है। ठीक है, मतलब राज्यों में है। और यहाँ पर नीचे फिर वो जिला न्यायालय या फिर उसके अधीनस्थ न्यायालय है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। तो सबसे सर्वोच्च पे क्या आता है हमारे, सबसे ऊंचे में क्या आता है? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो जो उच्चतम न्यायालय है ना ये कंट्रोल करता है इसके नीचे वालों को, इसका मतलब ये है। ठीक है, कानून बनाकर ये इनको कंट्रोल कर सकता है। तो अनुच्छेद 141 ये परमिशन देता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायालयिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है ना किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ठीक है, अब यहाँ पे छोटे न्यायालयों की बात हो रही है। जिले में जो न्यायालय होते हैं ये बनने चाहिए, ये संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 233 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? ठीक है, प्राथमिकता प्रदान करती है। अनुच्छेद 245। देखिए क्वेश्चन का मीनिंग समझेगा कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है 245 जो संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, है ना, संसद की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर हमारी केंद्र की बात हो रही है, राज्य की विधान पालिका मतलब राज्य सरकार। ठीक है, इनके द्वारा जितने भी कानून बनाए जाते हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी, मतलब कि इनको माना जाएगा, है ना। ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 245 कहता है, अनुच्छेद 245 कहता है कि जो कानून बनाए गए हैं संसद द्वारा, जो पूरे देश में लागू होंगे, राज्य द्वारा जो राज्यों में लागू होंगे, इनको मानना ज़रूरी है। ठीक है, इनको प्राथमिकता दी जाती है। भैया कानून बनाया क्यों गया है? ताकि आप उसको फॉलो करो, एक डिसिप्लिन मेंटेन करेगा ना अपने देश में। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब क्या होता है? देखिए इसका मतलब ये है, देखिए ध्यान से सुनेगा, हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये ना कानून बनाती है। ठीक है, तो जो हमारी केंद्र सरकार है वहाँ पर संसद है, राज्य सरकार में राज्य विधान मंडल है। ठीक है, तो देखिए जो हमारी भारत सरकार कानून बनाती है ना वो हमारे पूरे देश में लागू होता है। राज्य सरकार जो कानून बनाती है वो किसी एक राज्य में होता है ना। किसी भी राज्य की सरकार, राजस्थान राज्य सरकार ने बनाया कानून तो उसके राजस्थान में लागू होगा, कर्नाटक में नहीं लागू होगा। ठीक है, मतलब कि राज्यों में लागू करना चाहते हैं तो उसके लिए राज्य सरकार कानून बनाएगी, पूरे देश में लागू करना है किसी कानून को तो हमारी केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है, लेकिन
इनके पास क्या अपने अपने टॉपिक है जिस पे कानून बनाती है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक जो ना केंद्र के पास है ना राज्य के पास है, लेकिन इन फ्यूचर में वो टॉपिक आ जाता है कि भैया इस पे कानून बनाने हैं, तो पावर चली जाती है हमारे केंद्र के पास, मतलब हमारे संसद के पास कि हाँ ये कानून बना देगी, ठीक है, इस पर राज्य कानून नहीं बनाएगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 248 परमिशन देता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ, मतलब बची हुई जो पावर है कि भैया किस पर कानून बनाना चाहिए, ऐसे टॉपिक जो हमें भी नहीं पता कि इन फ्यूचर में आ जाएं, ठीक है। क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं आगे, है ना। जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो अभी अभी बने हैं, जैसे मोबाइल से रिलेटेड हो गया, इंटरनेट से रिलेटेड, है ना। जब हमारे भारतीय संविधान में जब ये कानून बने, ये मतलब संविधान में ये चीज़ें जब बनी थी, ठीक है, सूचियाँ वगैरह जो भी ये जब बनाई गई थी ना, तो उस समय क्या इसमें लिखा नहीं गया था, है ना, कि ये चीज़ें भी होंगी जिस पे कानून बना सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम ग्रोथ कर रहे हैं तो नई नई चीज़ें आ रही हैं जिसके ऊपर नए नए कानून बनाएंगे, तो ये पावर जो नए नए जो बनाने के जो आ जाते हैं ना, ये संसद के पास चले जाते हैं। हमारी राज्य सरकार के पास इसके ऊपर कोई पावर नहीं रहती है कि आप इस पर कानून बनाएं, ठीक है। इस पर हमारी संसद कानून बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर है इसका अनुच्छेद 252। देखिए क्या कहता है अनुच्छेद 252 कि राज्य अगर बोलते हैं कि भारत की संसद राज्यों के लिए किसी एक टॉपिक के ऊपर कानून बना दे। देखिए राज्य को अगर ऐसा लगता है कि मैं कानून नहीं बना पा रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, और ये चाहते हैं, 2-4 ऐसे राज्य हैं जो चाहते हैं कि भैया इस पर हमें कानून बनाकर दे दे संसद और हम उसे लागू कर दें, ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कानून तो दोनों बनाती है ना, हमारी संसद भी बनाती है और राज्य के विधान मंडल भी बनाती है। लेकिन बहुत सारे राज्य मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं संसद से कि भैया आप कानून बना दीजिए, आपके द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और हम हमारे राज्यों में लागू कर लेंगे। तो अनुच्छेद 252 ऐसी परमिशन देता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? देखिए इसका मीनिंग क्या है, मैंने आपको बताया ना, राज्य सरकार के पास उसकी राज्य सूची है जिस पे वो कानून बनाएंगी, है ना, और जो हमारी संसद है उसके पास पावर है और उसके पास एक उसकी संघ सूची है जिसे केंद्र सूची भी कहा जाता है, उसमें कुछ टॉपिक है जिसके ऊपर वो कानून बनाती है ना। वैसे संसद जो हमारी भारत सरकार है वैसे ये ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कानून बनाती है और राज्य सूची है ये छोटे छोटे कानूनों, छोटे छोटे जो मामले होते हैं ना उसके ऊपर कानून बनाती है जो राज्यों में लागू होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जो संसद है हमारी उसको अगर लगता है कि अरे ऐसा कोई टॉपिक है जो पूरे देश में लागू होना चाहिए, जिसके ऊपर कानून पूरे देश में बनना चाहिए, लेकिन ये राज्य की सूची में लिखा हुआ ये टॉपिक, तो ये कानून बना सकती है क्योंकि इसमें राष्ट्रीय हित है, ठीक है, पूरे राष्ट्र का हित होगा उसमें, तो ऐसा कर सकती है संसद, उस पर कानून बना सकती है चाहे वो राज्य सूची का टॉपिक क्यों ना हो, ठीक है। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा है? अनुच्छेद 249 परमिशन देता है। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आता है तो रिक्वेस्ट रहेगी आप भारतीय संविधान के आप प्लेलिस्ट उठा के देखिए, वहाँ पर मैंने 80 वीडियोस बनाई है। सोचिए 80 वीडियोस कितनी ज़्यादा वीडियोस है, क्योंकि हर टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये थोड़ा पेचीदा भी है, समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब तक आप इनको खोल कर नहीं पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे जब तक, है ना। तो डिटेल में पढ़ाने के बाद एमसीक्यूज भी कवर कर दिया है, तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा वीडियो। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 253, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 253 परमिशन देता है कि संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए वो विधि बना सकता है, ठीक है, कानून बना सकता है। नेक्स्ट, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है ना। जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को कंट्रोल कर सकती है, जाहिर सी बात है हमारी केंद्र सरकार भैया हमारी भारत सरकार राज्य सरकार को तो कंट्रोल करेगी ना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 256 है ना, अनुच्छेद 256 करेक्ट आंसर इसका अनुच्छेद 256 ये परमिशन देता है कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, कंट्रोल कर सकती है।
नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है। देखिए, इसका गठन इसलिए किया जाता है क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार केंद्र और राज्य के बीच में बातें नहीं बनती हैं। क्यों नहीं बनती? क्योंकि भैया ये तो भारत सरकार है हमारी और ये है राज्य सरकार, ठीक है। तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसको सॉल्व करने के लिए एक परिषद का गठन किया जाता है। इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जो इनके प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 263 कहता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करें और जो प्रॉब्लम आ रही है केंद्र और राज्य के बीच में उसको सॉल्व करें। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल भाषा में समझा चुकी हूँ मैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 280 है ना, 280 परमिशन देता है वित्त आयोग का गठन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 300 का क हो गया। क मतलब संशोधन करके ही जोड़ा गया होगा, है ना, बाद में जोड़ा गया है। ये जो संपत्ति का अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। ये देखिए, ये मौलिक अधिकार हुआ करता था कभी, लेकिन मौलिक अधिकार से उसको हटा दिया गया और संवैधानिक अधिकार उसको घोषित कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? ठीक है, सुनवाई का अधिकार हर किसी को है। अनुच्छेद 311 कहता है, अनुच्छेद 311 कहता है कि नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान करता है? ठीक है, नई अखिल भारतीय होना चाहिए, भारतीय जो सेवाएं होती है ना, इसका प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 312, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। अखिल भारतीय सेवाएं आपको पता है, ठीक है, इसकी स्थापना करना और इसमें नई नई अखिल भारतीयों को जोड़ना, ठीक है, भारतीय सेवाओं को जोड़ना, ऐसा अनुच्छेद 312 कहता है कि ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। नई नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 311 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? 315, ठीक है। लोक सेवा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अनुच्छेद 315 इंपॉर्टेंट है, ये अनुच्छेद 315 क्योंकि इसके तहत राज्य और संघ के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग, ठीक है। निर्वाचन आयोग के ऊपर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चुनाव से रिलेटेड सब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी आती है वो निर्वाचन आयोग के पास आती है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 324 है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 324 जो है, अनुच्छेद 324 कहता है कि भारतीय संविधान में क्या अनुच्छेद 324 कहता है कि निर्वाचन आयोग को गठित किया जाए, ठीक है, क्योंकि इसका क्या कार्य है? निर्वाचन से रिलेटेड जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, आधार वो आपका निर्वाचन कार्ड प्रोवाइड करवाना, सूची बनाना कि कौन मत डालेगा कौन नहीं डालेगा, कौन राजनीतिक दल से किस किस राजनीतिक दल को क्या क्या चुनाव चिन्ह प्रदान करने हैं, ठीक है, कब चुनाव चिन्ह आप करेंगे और कितने दिन पहले आपको चुनाव मतलब कि प्रसार रोक देना चाहिए, आचार संहिता लगाना, जितने भी रूल रेगुलेशन है ना चुनाव से रिलेटेड, सब चुनाव आयोग का कार्य है, ठीक है, सरकार का कार्य नहीं है ये। नेक्स्ट, लोक सेवा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 331, ठीक है। अनुच्छेद 331 कहता है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है, ठीक है। देखिए पहले होता था एंग्लो इंडियन के लिए अलग से सीटें थी, लेकिन अब ये अनुच्छेद नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। इनके लिए आयोग गठित किया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं, क्योंकि ये पिछड़े वर्ग हैं तो इनके लिए आयोग गठित किया जाता है, ठीक है। तो किस अनुच्छेद में ये अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 के ए के तहत SC और ST
समुदाय के लिए एक अलग से राष्ट्रीय आयोग गठित किया जाता है, ठीक है, इनकी जातियों के लिए। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 343 का पहला वाला, ठीक है, अनुच्छेद 343 का पहला वाला। इसके तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्यभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 के तहत ये कहा गया है कि संघ की राज्यभाषा हिंदी और देवलिपि होगी, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 343 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, ठीक है, कि इसको विकसित किया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझ सकता है हमारे भारत देश में। नेक्स्ट, भारत के बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 है, इसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, ठीक है। इमरजेंसी लगाई जाती है ऐसी सिचुएशन जब लगे कि बाहर से कोई आक्रमण होने वाला है या फिर हमारे ही देश के अंदर कोई ये विद्रोह होने वाला है, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह होने वाला है, इसके कारण आपातकाल की सिचुएशन लगाई जा सकती है, ठीक है, आपातकाल घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति शासन तभी लगेगा जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र असफल हो जाएगा, मतलब संविधान का उल्लंघन करते हैं ना कोई भी राज्य सरकार, तो ऐसे में पूरी राज्य सरकार गिरा देनी पड़ती है और राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356 के तहत, है ना, उसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तभी लगता है जब किसी राज्य की राज्य सरकार संविधान का उल्लंघन करती है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति जी करते हैं, अनुच्छेद 360 के तहत, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, कहाँ हुआ है? अनुच्छेद 352 में, ठीक है, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, मंत्रिमंडल। नेक्स्ट, संविधान में भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो देखिए हम सीधे आंसर पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर, है ना, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा और सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, ठीक है। संविधान संशोधन करना मतलब वही बात कि आप यहाँ पर 349 का क जोड़ सकते हैं, 349 का ख जोड़ सकते हैं, घ जोड़ सकते हैं, इस तरह से आप जोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है, इसमें बदलाव कर सकते हैं। ऐसा परमिशन कौन देता है? कौन सा अनुच्छेद परमिशन देता है? अनुच्छेद 368 में, ठीक है, अनुच्छेद 368 में ऐसा कहा गया है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर आप नए अनुच्छेद जोड़ भी सकते हैं और या फिर कोई पुराना अनुच्छेद है तो उसको पूरी तरह से समाप्त भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट हुआ है, याद रखिएगा, है ना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। 368 क्या परमिशन देता है? ये संविधान का संशोधन करने के भारत को संसद को परमिशन देता है ना। देखिए ये सिर्फ संसद में होता है, ठीक है, संसद द्वारा ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ है। अनुच्छेद 356 क्या है? याद कीजिए, अभी बताया था। यह अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, तो बहुत बार शिकायत करते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो होता है उसका गलत प्रयोग भी कर दिया जाता है,
है ना, क्योंकि उसकी सरकार गिरानी होती है या फिर कोई आपसी रंजिश हो या फिर कुछ भी हो, XYZ कोई भी रीज़न हो, उसके तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो जो सामने वाला दल है वो इस तरह से मतलब यहाँ पर सवाल उठा देता है कि इसका गलत प्रयोग भी किया जाता है। अनुच्छेद 356 है ना, बहुत बार ऐसे राज्यों में ज़बरदस्ती राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया जबकि वहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी और राज्य सरकार द्वारा किसी भी संवैधानिक तंत्र को मतलब वहाँ पर उल्लंघन नहीं किया जा रहा था, उसके बाद भी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर और भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? ठीक है, अब थी, अब नहीं है ना, खत्म हो गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी, अनुच्छेद 370, ठीक है, अब हट गया है। पहले इसके तहत जम्मू कश्मीर को ये राज्य हुआ करता था, इसको एक विशेष दर्जा प्रदान था। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित है और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में शेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें भी हैं। अनुच्छेद 371 के क में 371 के क में नागालैंड राज्य के लिए कुछ विशेष शेष उपबंध करके रखे हैं ना इनके लिए। नेक्स्ट, अनुच्छेद 370 किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था? तो जम्मू कश्मीर को। अब नहीं करता है, अब ये खत्म हो चुकी चीज़। ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है ताकि आप समझ सके कि अनुच्छेद 370 क्या था। देखिए 73 क्या कहते हैं, हाँ, अनुच्छेद 370 क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जो जम्मू कश्मीर है ना, देखिए इसकी बहुत अलग ही हिस्ट्री है, मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ कि अनुच्छेद 370 ऐसा कहता था कि जो जम्मू कश्मीर राज्य है ये भारत का कहलाएगा ज़रूर, ठीक है, लेकिन वहाँ के नागरिक की नागरिकता अलग होगी, वो जम्मू कश्मीर के होंगे, कभी भी इंडियन नहीं कहलाए जाएंगे और वहाँ का झंडा भी अलग होगा, वो हमारे राष्ट्र जो गान है उसका सम्मान भी नहीं करते हैं, मतलब वो रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते थे कि हम इंडिया भी कुछ है ना, बस नाम जुड़ा हुआ है कि आप भारत के हो, बाकी भारत के वो अपने आप को नहीं कहते थे क्योंकि वो वहाँ के जो लोग थे ना वो कभी भी इंडियन नहीं कहलाते थे, वो जम्मू कश्मीर के कहलाते थे, उनका अपना अलग झंडा था, वहाँ पर कभी अपने भारत देश का झंडा नहीं फहराया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 370 जब तक था तब की बात है, जब उसको हटा दिया गया उसके बाद तो भैया जो भी चीज़ें हमारे भारत देश के लिए है वो सब जम्मू कश्मीर के लिए भी है। ठीक है, वैसे अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, A to Z चीज़ें मैं डिटेल में भी समझा चुकी हूँ, सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको भारतीय संविधान की प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अभी जस्ट मैंने बताया। ठीक है, इसका आंसर अब आपको पता चल गया होगा, राष्ट्रपति शासन से है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित शिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 371। ठीक है, विशिष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? ठीक है, तो अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 371 है ना। इसका मतलब ये है, देखिए अनुच्छेद 371 में कुछ ऐसे राज्यों को रखा गया है जिसे कुछ अलग दर्जा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है ना? कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, तो 370 में तो अपना जम्मू कश्मीर था, इसे तो हटा दिया गया, लेकिन 371 में भी बहुत सारे ABCD देखो जी तक जा रहे हैं, इसमें और भी बहुत सारे राज्य हैं जिन्हें स्पेशल दर्जा दिया गया है ना। तो 371 का जी जाता है मिजोरम के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 371 का जी जो है ये मिजोरम राज्य के लिए है। नेक्स्ट, संविधान के इस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, ये जो सम्मान है ये किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के तहत है ना। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? इसका मतलब ये है, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं बताऊं तो जैसे कि आपको पता है जो क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, जो क्रिश्चियन हैं वो अपने अलग संस्थान चला सकते हैं, अपने अलग स्कूल खोल सकते हैं, वहाँ अपने तरीक़े से पढ़ा सकते हैं। मुस्लिम हैं वो अपने समाज वाले बच्चों को अपने तरीके से पढ़ा सकते हैं, मदरसा स्कूल उनकी जो चलती है, तो इस तरह से परमिशन देते हैं अल्पसंख्यकों को कि आप आपकी संस्कृति का संरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए आप अपनी अलग से स्कूल खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, वहाँ अपने तरीके से वहाँ पढ़ा सकते हैं। ठीक है, परमिशन दे के रखिए क्योंकि उनको संरक्षण करना है अपनी संस्कृति की
और अपने बच्चों को समझाना है कि हमारी संस्कृति क्या है, ठीक है। इस हिसाब से इन्हें अपने स्कूल खोलने की परमिशन है। तो अनुच्छेद 29 व 30 में दिया हुआ है, ठीक है, कि जो अल्पसंख्यक है वो अपने संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं और इसके तहत वो अपने मनपसंद स्कूल खोल सकते हैं। नेक्स्ट, संविधान के इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी, ठीक है। देखिए, हर राज्य की अपनी मातृभाषा है, ठीक है, मतलब हर राज्य में ना अपनी अपनी क्या है, राजभाषा है, ठीक है। तो संविधान का जो अनुच्छेद है, संविधान का अनुच्छेद 350 परमिशन देता है राज्य को कि आप वहाँ की स्कूलों में आप ऐसी लैंग्वेज में पढ़ाएं बच्चों को जो उन्हें समझ में आती हैं, ठीक है, ऐसी सुविधाएं उनको प्रोवाइड कराएं। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दूसरे के साथ आपको सम्मिलित करना है, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद किससे मैच कर रहा है ये बताना है। तो देखिए, अनुच्छेद 54 कहता है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए। अनुच्छेद 75 कहता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति हो, ठीक है। अनुच्छेद 155 कहता है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति हो। अनुच्छेद 164 कहता है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होनी चाहिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राज्य शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है आपको, यही बता रखा है कौन सा अनुच्छेद किससे मैच करता है। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 323 का जो ए है ये किससे रिलेट करता है? प्रशासनिक अधिकरण से। अनुच्छेद 324 किससे रिलेट करता है? निर्वाचन से। अनुच्छेद 330 क्या कहता है? अनुच्छेद 330 कहता है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण के लिए। अनुच्छेद 320 कहता है लोक सेवा आयोग के कार्य के लिए, ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए, ऑप्शन अगर यहाँ से मैच करे तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी वाला, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व क्या बनता है? अनुच्छेद 355 क्या कहता है? कहता है कि बाह्य आक्रमण, मतलब कि बाहर से अगर आक्रमण होता है या फिर आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षण करें, ठीक है, संरक्षा करें, ठीक है, बचाए, और इसके तहत बचाएं, और ऐसा करते समय ये चाहो तो आपातकाल लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? अनुच्छेद 123, ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत चुनाव सुधारों पर अध्यादेश के बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 यूज किया और इस पर अपनी सहमति दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में विधानसभाओं के चुनाव 2002 को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया? अनुच्छेद 143, ठीक है। अनुच्छेद 143 यही कहता है कि जो हमारे राष्ट्रपति जी है ना, जो हमारे राष्ट्रपति जी है, ये उच्चतम न्यायालय से किसी तरह का भी कोई निर्णय ले सकते हैं या फिर किसी तरह की कोई परामर्श कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? अनुच्छेद 258, ठीक है, अनुच्छेद 258 परमिशन देता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? मतलब यही है, बाल श्रम नहीं करवाओगे आप, बड़ी बड़ी खानों में नहीं लेकर जाओगे या फिर कोई ऐसा कार्य नहीं करवाओगे जिससे उनको हानि हो सकती है ना, क्योंकि छोटा बच्चा है, ठीक है। तो अनुच्छेद 24 कहता है कि आप बाल श्रम नहीं करवा सकते ऐसे बच्चों से जो 14 साल के कम हैं, आप उन्हें कोई ऐसा खतरनाक कार्य नहीं करवा सकते ना,
नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए वही है, सूची है ना, कि कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ना, ये पद बनाना चाहिए। अनुच्छेद 148 कहता है वित्त आयोग, वित्त आयोग के लिए है। अनुच्छेद 280 प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण के लिए है। अनुच्छेद 324 का ए और संघ लोक सेवा आयोग के लिए है अनुच्छेद 315। ठीक है, मैच करें तो आंसर होगा इसका ए वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहर आक्रमण, ठीक है, बाह्य आक्रमण मतलब कि बाहर से अगर कोई आक्रमण कर दे या फिर आंतरिक अशांति हो जाए तो वो राज्यों की रक्षा करे। ठीक है, अनुच्छेद 355 कहता है कि भारत सरकार का ये दायित्व बनता है, इसका ये कार्य, इसका काम है कि अगर बाहर से आक्रमण होता है या फिर अंदर ही कोई अशांति हो जाती है, बहुत सारे समुदाय आपस में लड़ने लग जाते हैं, सशस्त्र विद्रोह होने लग जाए, तो ऐसे में राज्यों की रक्षा करें। ठीक है, अनुच्छेद 355 कहता है। ठीक है, तो ऐसा करते वक्त ये चाहो तो यहाँ पर आपातकाल की घोषणा भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आक्रमण, बाहर से आक्रमण होता है या फिर अंदर से आक्रमण होता है ना, तो ऐसे समय में क्या करते हैं, आपातकाल की घोषणा करते हैं ना। राष्ट्रपति शासन तो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। अनुच्छेद 352 के तहत तो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं अगर बाहर से आक्रमण हो गया या फिर सशस्त्र विद्रोह हो गया। और अनुच्छेद जो 360 है उसके तहत वित्त आपात की घोषणा की जाती है, और अनुच्छेद 360 का अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। इतनी गरीबी में हम नहीं गए हैं, है ना। वित्त आपात का मतलब कि भूखमरी जैसी हालत हो जाए, है ना, तो ऐसा नहीं हुआ है अभी भारत देश में, तो अनुच्छेद 360 अभी तक नहीं लगा है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है। ठीक है, और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल भी बढ़ा सकती है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी वाला 2, 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाए। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होता है, कैग होता है, CAG। ठीक है, देखा जाए तो अकाउंटेड होता है ये, मतलब कि अकाउंट कंट्रोल करता है ना। भारत सरकार के पास जो पैसा आता है ना, एक्चुअली टैक्स के थ्रू आता है। ठीक है, तो जितना भी टैक्स के थ्रू जो कलेक्शन होता है इनके पास, तो उस पैसे का किस तरह से इन्होंने प्रयोग किया, हमारी भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी। ठीक है, दोनों में ये कैग कार्य करता है। ये लेखा जोखा रखता है उनके पैसे का कि भैया आपने इतने पैसों का क्या यूज़ किया, आपको कितना घाटा हुआ, कितना मुनाफा हुआ, कहाँ से हमने कितना पैसा कलेक्ट किया और कितना इसका यूज़ किया। ठीक है, ये कैग का कार्य है, मतलब अकाउंट मैनेजमेंट करता है ये। ठीक है, एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 148 है ना। 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद जो होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें। ठीक है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 48 का है। ठीक है, 48 का ए क्या कहता है कि सभी नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे और इसमें सुधार करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए प्रतिनिधि का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये अब समाप्त हो चुका है। अभी आंग्ल भारतीय वाला जो है ना, ये खत्म हो चुका है, मतलब अब इनके लिए जगह नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि किन के लिए अलग से जगह बनाए जा सके कि भैया एक आंग्ल भारतीय को तो रखना ही पड़ेगा, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 333 ये हट चुका है। ठीक है, बस ये आपके समझने के लिए है कि अब इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है, आंग्ल भारतीयों के लिए कुछ स्पेशल नहीं है अब। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ठीक है, वही बात हुई है, समझा दिया है डिटेल में। अनुच्छेद 253 क्या कहता है, इसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ठीक है, इसको अगर ऐसा लगता है कि इसमें पूरे राष्ट्र का हित है, लेकिन ये जो टॉपिक है ना जिस पे कानून बनाना चाहिए ये राज्य की सूची में है। ठीक है, क्योंकि संसद के पास संघ सूची अलग है, राज्य के पास राज्य सूची अलग है ना, दोनों अपने अपने सूचियों पे कानून बनाते हैं। ठीक है,
लेकिन अगर संसद की नज़र पड़ गई राज्य सूची पर कि यार एक टॉपिक उस पर ऐसा है जिससे अंतर्राज्यीय सुरक्षा हो सकती है या फिर पूरे राष्ट्र का हित हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे में मुझे कानून बनाना चाहिए जो पूरे देश में लागू हो, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा करने के लिए पता है प्रेरित कौन करता है? राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा करता है, लोकसभा नहीं करता। ये भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 253, ठीक है, राज्यसभा ये पेश कर सकता है कि भैया राज्य सूची पे आराम कानून बना दे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है आप बताइए? अभी मैंने बताया अनुच्छेद 360। इतनी भुखमरी, इतनी गरीबी मेरे प्यारे भारत देश में अभी तक नहीं आई कि अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया जाए, ठीक है, वित्तीय आपात लगाया जाए, इसकी यहाँ पर नौबत नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति शासन तो लगता रहता है, ठीक है, और आपातकाल लग चुका है पहले भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? नए राज्य बना सकते हैं या स्थापित कर सकते हैं? अनुच्छेद 2, ठीक है, अनुच्छेद 2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32, ठीक है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या है ये समझ लीजिए। देखिए, जब भी कभी आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो या फिर आपको लगता है ऐसा कि आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो आप जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, है ना, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं या फिर आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और वहाँ बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर ना 5 तरह के रिट जारी किए जाते हैं, दोनों के द्वारा, दोनों न्यायालयों द्वारा ये रिट जारी किए जाते हैं, ठीक है, और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। 5 तरह के रिट्स होते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षालेख, ठीक है, 5 तरह के रिट्स जारी किए जाते हैं, ठीक है। देखिए एक मैं समझा देती हूँ आपको, बाकी आपको समझने के लिए प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करें, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके, है ना। इसका मतलब समझिएगा, है ना, सिर्फ एक समझा रही हूँ मैं आपको, 5 तरह के रिट में से एक, कि अगर आपको लगता है कि आपको ज़बरदस्ती कैदी बना लिया गया है और आपने कोई गलती ही नहीं की है, लेकिन आपको कैदी बना लिया गया, आपको बंद कर दिया जेल में, और आपको नहीं मजिस्ट्रेट जज के सामने भी नहीं लेकर जा रहे हैं और नहीं किसी से आपको मिलने दिया जा रहा है, कुछ नहीं, तो ऐसे में आपके फैमिली वाले सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ बता सकते हैं कि देखिए हमारे किसी मेंबर को जेल में बंद कर दिया गया है और उसने कोई गलती नहीं की। तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय या फिर न्यायालय, है ना, रिट जारी करेगा जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उस अधिकारी के खिलाफ कि भैया आपने किस रीज़न से इसको अंदर बंद करके रखा है, या तो आप इसको थोड़े ही समय के अंदर हमारे सामने पेश करें, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, हम यहाँ पर फैसला करेंगे कि इसकी क्या गलती है, या फिर आप इसको तत्काल छोड़ दें, ठीक है। मतलब कि मनमानी नहीं करने देगा ये किसी को, है ना, ये ऐसा कहता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अनुच्छेद 32, है ना। अधिकारी तो बना दिए गए हैं, बड़े बड़े अधिकारी, ठीक है, आप एग्ज़ाम क्लियर करके बड़े अधिकारी तो बन गए, लेकिन मनमानी नहीं कर सकते। आपकी मनमानी को रोकने के लिए अनुच्छेद 32 है, जिसमें आपकी सहायता करेगा आपका सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, ठीक है, आपकी हेल्प करेगा, किसी भी अधिकारी को अपनी मनमानी करने से रोकेगा जो आपके मौलिक अधिकार का हनन करेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? ये आराम से मैंने समझाया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद 32। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं ना कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है, सॉरी ये अनुच्छेद 32। नेक्स्ट, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किसमें? ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 क्या कहता है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद को स्थापित भी कर सकते हैं या फिर उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। देखिए हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, ठीक है, कुछ राज्य चाहते हैं विधान परिषद बनाना तो बना सकते हैं, जो नहीं चाहते कि उनके राज्य में विधान परिषद हो तो नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन विधानमंडल में विधानसभा कंपलसरी है बनाना, ठीक है, तभी तो भैया आपकी राज्य सरकार बनेगी, है ना। राज्य सरकार में फिर आप मुख्यमंत्री किसे बनाओगे? ये आपके मंत्रिमंडल का जो
मंत्रिमंडल का जो प्रधान होगा मुख्यमंत्री तो होगा, ठीक है, मुख्य जो होगा वो मुख्यमंत्री होगा, तभी तो जाकर आप आपकी राज्य सरकार खड़ी कर पाओगे ना। और उसके लिए आपको राज्य में विधानसभा बनाना ज़रूरी है। विधान परिषद ऑप्शनल है ना, सरकार को लगता है कि भैया हम गरीब है, इतना ज़्यादा मतलब नहीं कर सकते, विधान परिषद बनाएंगे तो अलग से खर्चा बढ़ जाएगा, उनको भत्ते देने पड़ेंगे, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, तो हम क्यों खर्चा बढ़ाएं, हमारी तो यूँ भी सरकार चली जाएगी और राज्यों में चली रही है, ज़रूरी नहीं है विधान परिषद बनाना, तो वो ना बनाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद है 335, ठीक है। अनुच्छेद 335 के तहत ये जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों वाले जो समुदाय के व्यक्ति हैं, इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है, ठीक है, अनुच्छेद 335 के तहत, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो आपको करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्पेशल मतलब कि दर्जा दिया गया है इन राज्यों को, ये बता रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 370 में तो हमारा जम्मू कश्मीर बिल्कुल अलग ही था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये और भी राज्य हैं जिनको स्पेशल दर्जा देता है, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 371 का जो ए है ये नागालैंड के लिए है, 371 का जो ख है ये असम के लिए है, ठीक है, ये मेघालय के लिए नहीं है, ठीक है, और हमारे आंध्र प्रदेश के लिए है 371 का घ, ठीक है। चलिए तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी वाला गलत है, मैच नहीं कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया जाता है? देखिए किसी भी अनुच्छेद के तहत नहीं, ठीक है, लेकिन इसे बनाना ज़रूरी है नीति आयोग को, ठीक है। नीति आयोग पहले ना ये योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, बाद में नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, इसके नाम से जाना गया, ठीक है। देखिए केंद्र व राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह रणनीति व तकनीकी सलाह देने के लिए नीति आयोग को बनाया जाता है, ठीक है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा हमारा प्रधानमंत्री रहेगा, ठीक है। वैसे नीति योजना आयोग से नीति आयोग का नाम देने वाले भी हमारे प्रधानमंत्री ही हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। और इसके जो पदेन जो सदस्य होते हैं ना वो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा वरिष्ठ है, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, ना वरिष्ठ व्यक्तियों को इसका पदेन सदस्य बनाया जाता है, ठीक है। तो नीति आयोग का क्या कार्य है? रणनीति बनाना, सलाह देना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में हमने 103 इम्पॉर्टेंट MCQs कवर कर लिए और इतने सारे क्वेश्चन बनाते बनाते मेरी एनर्जी भी डाउन हो गई है। वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।